जो प्लांट 2010 में लगा हुआ है जी। वो 2035 में जब उसके सोलर पैनल आएंगे तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगा? करेक्ट। वो एक लायबिलिटी है। हमें एक तरफ तो धरती को बचाना है और एक तरफ जो हमारे पुराने प्लांट हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है और जो हमने इतना इन्वेस्टमेंट करा है थर्मल पावर प्लांट में, उन पावर प्लांट्स को बचाना है। बिजली तो प्रोड्यूस जनरेटर करता है। राइट सर। हाँ, जनरेटर को टरबाइन रोटेट करती है। करेक्ट सर। हाँ, टरबाइन को रोटेट वो ब्लेड के ऊपर जो मेरी स्टीम एक्सपेंड होती है वो मेरा करती है। तो जी। मेरी टरबाइन की जो ब्लेड होती है उनका एंगल चेंज हो जाता है इस Right. स्ट्रेस में। तो चलिए सर, फटीक से होता क्या है? लाइक चलिए आपने इसको फटीक पे डाला। सो वी हैव डॉक्टर भगवान साहेब मीना अगेन। कैन यू टेल आवर व्यूअर्स कि सोलर पावर इंडस्ट्री इंडिया में आपके हिसाब से कितनी बड़ी है और उसका स्ट्रक्चर क्या है? और सेकेंडली आई विल आस्क टू क्वेश्चंस टुगेदर कि जो सोलर पावर का रैपिड एक्सपेंशन हो रहा है राइट, लेफ्ट, सेंटर, एवरी कॉर्नर, what is the implication of that rapid growth of solar power vis-a-vis other sectors? So power sector में भाई अलग अलग जनरेटिंग कंपनीज भी हैं, न्यूक्लियर भी है, थर्मल भी है, हाइड्रो भी है, फिर विंड भी है। सोलर एडिशन ऑफ सोलर कैपेसिटी, हाउ डज इट इम्पैक्ट एंटायर इकोसिस्टम ऑफ पावर सेक्टर? सर पहले तो ये समझ लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर प्रोड्यूसर। वर्ल्ड में तीसरा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है इंडिया। लेकिन इसमें जो मेजर जो ग्रोथ आया है वो आया है सोलर का। न्यूक्लियर में कोई चेंज नहीं है इन लास्ट 1 डिकेड। हाइड्रो पावर प्लांट में इन लास्ट 1 डिकेड हार्डली एनी चेंज, वेरी माइनर, 1 to 2%। विंड में certainly is a growth but not as much, but solar is grown in a multiple of hundreds. Right, sir. And we know that the solar power is only available during the daytime, and the daytime that right from when the solar sun comes out and it has a intensity of the radiation is 150 watt, then intensity on which that it start generating सर the इसमें power. कोई ऐसे इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल वर्ड में व्हाट इज द इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जिसपे आप ये समझिए कि सूरज के एक रोशनी हमारे पास अर्थ पे आती है, वो एवरेज जो होती है वो पूरे अर्थ पे 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर की है। राइट। 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर ऑफ Right. एरिया 20 पर डे। राइट। एक दिन में अगर 1 मीटर का पैनल है तो वो 1000 वाट Right. इलेक्ट्रिसिटी वो कैप्चर कर सकता जी। है। उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब ये इंटेंसिटी डे टाइम में हो सकता है 1000 चला जाए, 1100 चला जाए, बट मॉर्निंग में जब सन आता है तो उसका एंगल बहुत लो होता है। राइट। तो उस टाइम उसका एंगल इनिशियली डायरेक्टली तो ये 500-600 पे नहीं जाएगा। इट स्टार्ट फ्रॉम 50, फिर सन और ऊपर आएगा, फिर 100, फिर 150। तो जब 150 के आसपास आएगा तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना तो स्टार्ट। 150 के बाद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू होगी। इलेक्ट्रिसिटी और 150 से कम हो तो जनरेट नहीं होगी। नहीं होगी जनरेट। राइट सर। ओके। सो इट कैन बी इन अ डिफरेंट स्टेट, इट विल बी अलग। एंड इसको जिस बीच में ये 150 से लेकर इलेक्ट्रिसिटी वापस रिड्यूस होते 150 पे वापस आती है, क्योंकि 150 पे से स्टार्ट होगी, 150 के नीचे फिर ये बंद कर देगी। तो ये जो बीच का जो पीरियड होता है, दिस इज नोन एज अ सोलर विंडो। ओके। सोलर विंडो इज द टाइम जहाँ पे सोलर पावर जनरेट हो सकती है, दैट इज नोन एज ए सोलर विंडो। राइट सर। सो इस बीच में जो कितना आपने सोलर से पावर प्रोड्यूस किया वो पावर इसमें काउंट होता है। जी। ठीक है। सो ये उस पीरियड, ये वो पीरियड होता है जब मेरी पीक पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जी जी हाँ। पीक पावर मॉर्निंग में और इवनिंग में होता है, उस टाइम सोलर अवेलेबल नहीं होता है। करेक्ट सर। जी। तो सोलर मुझे तब अवेलेबल होता है जब मेरे पास ऑलरेडी पावर है जिसको मैं कम नहीं कर सकता, दैट इज द थर्मल पावर, कोयले वाली पावर। राइट। हाँ। कोयले के पावर प्लांट को तो मैं बंद कर नहीं सकता, जी। मैं उसको ज्यादा से ज्यादा मिनिमम टेक्निकल लोड पे लेके आ जाऊंगा, जी, बट जी। आई कैन नॉट स्टॉप द कोल बेस्ड पावर प्लांट, राइट सर। हाँ। बिकॉज वो स्टार्ट नहीं होगा दोबारा। जी। तो मुझे सोलर पावर प्लांट को करने के लिए, सोलर की पावर को अकोमोडेट करने के लिए मुझे एनी वे पावर प्लांट के ऊपर, बाकी हाइड्रो पावर प्लांट, अदर पावर प्लांट आई हैव टू स्विच ऑफ, हाँ। ओनली कोल बेस्ड पावर प्लांट विल रन। जी। सो सोलर पावर प्लांट है बिकॉज डे टाइम में होता है, तब मेरी पावर की रिक्वायरमेंट कम है, बस तो गवर्नमेंट पॉलिसी मुझे सोलर फर्स्ट वाली पॉलिसी फॉलो करनी है और ग्रिड में सबसे पहले सोलर पावर को जाना है। जी। ठीक है। तो सोलर पावर बहुत इरेशनल वे में कैपेसिटी एडिशन हुआ है, जी।
उस एक रेशनल वे होता है कि इतना मेरे पास नॉन रिन्यूएबल है, इतना मेरा रिन्यूएबल है, किस कैपेसिटी को कितना ऐड करना है ताकि उसमें एक सिमिलरिटी बनी रहे, एक होमोजीनियसनेस बनी रहे, ताकि ग्रिड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आए। जी हाँ। अगर सोलर पावर ज़्यादा आ रहा है और पावर कम है तो मेरी ग्रिड डिस्टर्ब होती है उससे। ग्रिड तो पर्टिकुलरली डिस्टर्ब होती है जब सोलर पावर इन हो रही होती है मॉर्निंग में ग्रिड में, Right, हाँ। और इवनिंग में जब सोलर पावर आउट हो रहा होता है तो तब मेरी ग्रिड बहुत इम्बैलेंस होती है, बिकॉज टू मेंटेन द टेंडमनेस व्हेन वन पावर इज गोइंग आउट अनदर पावर इज वी आर फीडिंग इट, तो वो जो अगर रेशियो मेरा अगर चेंज हो जाता है तो मेरी ग्रिड Right, फ्रीक्वेंसी में फर्क आएगा। होना क्या चाहिए था, मुझे पैरेलली हाइड्रो पावर प्लांट को प्रमोट करना चाहिए था। जी हाँ। हाइड्रो पावर प्लांट मेरा ग्रिड बैलेंसिंग में बहुत हेल्पिंग टूल की तरह काम करता है। राइट सर, हाँ। अगर सोलर पावर फ्लक्चुएट करती है तो देयर इज हाइड्रो पावर हु कैन मेंटेन द ग्रिड। जी जी। लेकिन इंडिया में सोलर पावर का बहुत इरेशनल वे में, बहुत रैपिड वे में कैपेसिटी एडिशन हुआ है, जी। जिससे नॉट ओनली थर्मल पावर प्लांट के ऊपर इम्पैक्ट आया है बट ग्रिड के ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। थर्मल पावर प्लांट के ऊपर एक तो जितना मेरा इक्विपमेंट है वो मेरा फटिगनेस में रहता है, अंडर स्ट्रेस रहता है। जब उसको मैं मिनिमम लोड पे मैं चलाता हूँ तो वो मेरा स्ट्रेस में रहता है। मेरा पूरा का पूरा जो इक्विपमेंट है बहुत सेंसिटिव इक्विपमेंट है, टरबाइन हो गया या मेरा बॉयलर हो गया या मेरा हीटर्स होते हैं जो बहुत। सर ये जो थर्मल पावर प्लांट का फेटीगनेस है, फेटीग आपने वर्ड यूज करा है, फेटीग का मतलब क्या है, मतलब क्या है? फटीग का मतलब ये होता है, देखिए टरबाइन जो डिजाइन होती है जी 3000 आरपीएम पे टरबाइन को रोटेट करना होता है। राइट, हाँ। तभी वो मतलब 3000 आरपीएम यानी एक सेकंड में, एक मिनट में 3000 रोटेशन करेगी। जी तभी वो 50 की फ्रीक्वेंसी मेंटेन करेगी। ओके राइट। 3000 डिवाइड बाई 60 सेकंड, देन 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी 50 रोटेशन ऑफ ए टरबाइन राइट, हाँ। पर सेकंड ओके। विल प्रोड्यूस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। जी। ये वहां से आता है। अच्छा। तो अगर मेरी टरबाइन को मैं डेलिबरेटली, हाँ। क्योंकि ज्यादा नहीं चला सकता, मुझे फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी होती है। माई टरबाइन वांट्स टू रोटेट जी। बट आई हैव टू चॉक इट, मुझे उसको कंट्रोल करके रखना है ताकि फ्रीक्वेंसी ग्रिड की फ्रीक्वेंसी के साथ मेंटेन करता रहे। तो मुझे रैंपिंग डाउन करना पड़ता है धीरे 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 कभी रैंपिंग डाउन करना पड़ता है अननेसेसरीली, और कभी रैंपिंग अप करना पड़ता होता है। Right. एक सिस्टम होता है, गाड़ी जब आपकी हाईवे पे चलती है 5th गियर में चल रही है, हाँ। तो यू गेट बेस्ट माइलेज। ओह अच्छा, हाँ। अच्छा जी। लेकिन जब मुझे बार बार अगर उसको कम ज्यादा करना पड़ता है, कभी सोलर की पावर भी रेगुलर नहीं आती। जी। सपोज बीच में बादल आ गए, सुबह बहुत तेज धूप थी, पावर आई 11-12 बजे के आसपास, बादल आ गए, डाउन हो गई, तो मुझे वो कंपनसेट करना है उसमें से। जैसे गाड़ी का गियर जब मैं ट्रैफिक में होता हूँ तो कभी मुझे ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो मुझे अपनी टरबाइन की स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है फ्रीक्वेंसी मेंटेन करने के लिए, सोलर की पावर को एडजस्ट करने के लिए। मतलब ये गाड़ी के इंजन जैसा है, एग्जाम्पल के लिए जो आपने बताया अभी कि गाड़ी के इंजन को आप हाईवे पे चला रहे हैं और एक गियर नंबर 1 और 2 पे चला रहे हैं, फुल गियर पे नहीं चला रहे हैं, तो उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। एफिशिएंसी कम के अलावा सभी स्ट्रेस में काम करता है, और स्ट्रेस क्लच है, मुझे बार बार क्लच दबाना पड़ेगा, बार बार गियर चेंज करना पड़ेगा। जी। तो मेरा गियर की जो लाइफ है उसमें फर्क आता है, राइट। मेरी क्लच की लाइफ में फर्क आता है। वो फिजिकली आपको शायद बाद में नजर आए, राइट, लेकिन उसमें जो स्ट्रेस आता है उसको हमारी टेक्निकल टर्म में फटीगनेस कहते हैं। ओके 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 जी। तो मेरी टरबाइन, मेरा बॉयलर सब कुछ फंक्शन करना चाहता है। अगर ये फुल लोड पे चल रहा है या एक लोड पे चल रहा है तो वो चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कि डे टाइम में जब सोलर पावर आती है तो मैं कांस्टेंट पावर चला रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। डे टाइम में भी सोलर की वजह से। तो चलिए सर, फटीग से होता क्या है, लाइक चलिए आपने इसको फटीग पे डाला। देखिए सर, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जी आप अगर गाड़ी से लेते हैं इसका, जी, आपका गियर बॉक्स जल्दी खराब होता है। राइट। बिकॉज अगर गाड़ी 5th गियर में चल रही है, 10 किलोमीटर चली तो आपको गियर चेंज ही नहीं किया। हाँ हाँ, लेकिन अगर 10 किलोमीटर अगर आप ट्रैफिक में चले तो आपने 100 बार गियर चेंज किया। राइट, हाँ। तो मैकेनिकल पार्ट है, बियरिंग टीयरिंग होती है, रबिंग होती है, सब कुछ आती है उसके अंदर। हम ये कह सकते हैं उसकी लाइफ कम हो जाती है। उसकी लाइफ कम होती है। अच्छा। लाइफ कम क्यों होती है? क्योंकि उसके वो जितनी लाइफ के लिए बना है उसमें स्ट्रेस आ जाता है। कभी आपने देखा होगा जैसे क्लच प्लेट आपकी बार बार खराब हो जाती है जी। मैं 100 बार अगर गियर चेंज करूँ तो 100 बार मैं क्लच दबाऊंगा। राइट। अगर मेरी गाड़ी 5th गियर में चल रही है स्पीड पे, मतलब हाईवे पे, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ना मेरा गियर को कोई प्रॉब्लम है ना मेरे उसको प्रॉब्लम है, सिर्फ मुझे एक्सीलेटर दबाना है, मेरा इंजन चलेगा और मेरा गाड़ी दौड़ती पर चलेगी। सर कितनी लाइफ कम होती है, इसके बारे में कोई स्टडी है क्या? नहीं, अभी स्टडी इस तरह का कुछ क्वांटिफाई नहीं हुआ है जी। बट सर्टेनली ये होता है। लेकिन हाँ, थर्मल पावर प्लांट में होता क्या है कि जो टरबाइन होती है, हाँ थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन होती है हमारी, जी, वो टरबाइन का जो बैलेंसिंग होती है वो बहुत जरूरी होती है। राइट, हाँ क्योंकि वो इतनी
स्मूथ होती है। अगर मैं आज टर्बाइन में स्विच ऑफ करता हूँ जी। तो इट में टेक 24 आवर टू गेट इट्स स्पीड फ्रॉम 3000 टू 0 आरपीएम। जी। मतलब इतनी फाइन बैलेंसिंग होती है वो। और 3000 के आरपीएम पे मैंने अगर स्टीम की सप्लाई बंद कर दिया राइट। तो 3000 से आरपीएम को 0 में आने में इट में टेक 24 आवर, ओके। इवन मोर देन दैट। राइट। हाँ हाँ। लेकिन कभी कभी मुझे स्ट्रेस में उसको कम करना पड़ता है। ओके। हाँ। अगर मैं जानबूझ के मैं उसको स्ट्रेस में कम करूंगा जी। तो मेरी उसकी बैलेंसिंग में फर्क आता है। राइट सर। टरबाइन के अंदर जो ब्लेड होती हैं जिनका मेन रोल होता है उस टरबाइन को रोटेट करने में, टरबाइन क्योंकि बिजली तो प्रोड्यूस जनरेटर करता है, राइट सर। हाँ। जनरेटर को टरबाइन रोटेट करती है। करेक्ट सर। हाँ। टरबाइन को रोटेट वो ब्लेड के ऊपर जो मेरी स्टीम एक्सपेंड होती है वो मेरा करती है। तो जी। मेरी टरबाइन की जो ब्लेड होती हैं उनका एंगल चेंज हो जाता है इस Right. स्ट्रेस में। तो O&M आपका ज्यादा एक्सपेंसिव O&M का O&M बढ़ मेरा जाता ज्यादा है expensive आपका, हो जाता है। और लाइफ आपकी पावर प्लांट की कम हो जाती है। पावर प्लांट की कम हो जाती है। पर सर इसको एक तरह से ये सोचे कि क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी बिग चैलेंज, और क्लाइमेट चेंज का जो चैलेंज का सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ये है कि हम 100% रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में शिफ्ट कर जाए। एंड रिन्यूएबल सोर्सेज में सबसे वाइड स्प्रेड सोर्स और वाइडली जो डिप्लॉय करा जा सकता है, घर घर डिप्लॉय करा जा सकता है, वो सोलर है। अब अगर उसको आप बैलेंस करें कि भाई हमें एक तरफ तो धरती को बचाना है और एक तरफ जो हमारे पुराने प्लांट हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, और जो हमने इतना इन्वेस्टमेंट करा है थर्मल पावर प्लांट में, उन पावर प्लांट्स को बचाना है, तो उसका बैलेंस कैसे अराइव होगा कि इनकी इतनी लाइफ कम हो रही है, या कि सोलर को हम, इसका स्वीट स्पॉट कहाँ पर है? देखिए सर, आप सिर्फ दो टर्म में इसको डिफाइन नहीं कर सकते। सोलर इज ए ग्रीन पावर, थर्मल इज ए नॉन ग्रीन पावर। राइट। हाँ। हर पावर प्लांट में, चाहे थर्मल पावर प्लांट है, ये इमिशन रिलीज करता है, सॉक्स रिलीज करेगा, नॉक्स करेगा, CO2 करेगा, मरकरी करेगा। ये तो एनवायरनमेंट को डायरेक्टली पॉल्यूट करते हैं जी। उसके अलावा कोयले से जो राख निकलता है 30-35%, वो एक वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है। जी। वेस्ट ऑयल निकलता है, उसको भी मुझे डिस्पोज करना होता है। वेस्ट बैटरी निकलती है, उसको भी डिस्पोज करना होता है। वेस्ट मेरा उसके वेस्ट वाटर निकलता है, वो भी मेरी एक लाइबिलिटी है। तो ये सब चीज़ों को मुझे अभी कंसिडर करना है प्रेजेंट सिचुएशन में। थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाने से जो गैसें निकलती है, इमिशन पॉल्यूशन होता है, वो मैं प्रेजेंट सिचुएशन में मेंटेन कर रहा हूँ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें राख, वेस्ट वाटर, वेस्ट ऑयल एंड सॉलिड वेस्ट मटेरियल, सब कुछ मैं प्रेजेंट में मैं इसका मेंटेन कर रहा हूँ, इसकी लाइबिलिटी। राइट। सोलर पावर प्लांट में ये जो लाइबिलिटी है, ऐसा नहीं वो लाइबिलिटी फ्री है, लाइबिलिटी है, लेकिन मैं उसको प्रेजेंटली उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जी। मैं उसको पोस्टपोन कर रहा हूँ 20-25 ईयर आफ्टर। मैं प्रेजेंटली काउंट नहीं कर रहा हूँ उसके क्या इम्प्लीकेशंस है। जी। सोलर पैनल जो बनता है वो सिलिकॉन से बनता है। जी। हाँ। उसमें मेजर कंपोनेंट सिलिकॉन का होता है। वो डिस्पोजेबल नहीं होता है, वो डिग्रेडेबल नहीं होता है। Right. डिग्रेडेबल नहीं होता है। आज आपने सोलर पैनल लगाया, आफ्टर 20 ईयर और 25 ईयर ये जब डिस्कार्ड होगा, जी। जब ये वेस्ट होगा, तब आप इसका क्या करेंगे? राइट। एनवायरमेंट के लिए तो लाइबिलिटी वो भी है। Correct. उदाहरण के तौर पे 1 मेगावाट सोलर पावर बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 to 5,000 सोलर पैनल चाहिए। यस। वन सोलर पैनल इज अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर बाई 1 मीटर। जी। तो अगर 4000 पैनल अगर 1 मेगावाट के लिए हैं, 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, तो 100 मेगावाट मल्टीप्लाई 4000। जी। ये पैनल को जब 25 साल के बाद जब पैनल डिस्कार्ड होगा, जी। जी। आपको स्टोरेज की प्रॉब्लम आ जाएगी सबसे बड़ी। तो आप इसको कहाँ स्टोर करोगे? नंबर 1। जी। जी। नंबर 2, इसमें जो सिल्का होगा उसको आप क्या करोगे? राइट। ये सब एनवायरमेंट के लिए हैजार्ड्स हैं। अच्छा। भाई सोलर पावर आपको इमीडिएटली इमिशन इमिट नहीं कर रही है, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो आपकी लाइबिलिटी बराबर बनी हुई है ना। राइट सर। हाँ, थर्मल पावर प्लांट साइमल्टेनियसली सॉलिड वेस्ट मैनेज भी कर रही है। जी। जी। हाँ। लेकिन सोलर पावर प्लांट सॉलिड वेस्ट नहीं कर रही है, वो उसको रेदर प्रोकास्ट कर रही है, जी। जी। हाँ। पोस्टपोन कर रही है। आज से 20 साल के बाद हाँ। जो प्लांट 2010 में लगा हुआ है, जी। वो 2035 में जब उसके सोलर पैनल आएंगे तो मैं उसको कहाँ लेके जाऊंगा? करेक्ट। वो एक लाइबिलिटी है। तो आउटराइटली हम ये कह सकते हैं, मैं सर इसका ना एक दूसरा कनेक्टेड सवाल ये है कि क्या ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट का जो एमिशन है उसको हम कार्बन सिक्योरिटाइजेशन जो भी बोलते हैं उसको, उसमें कार्बन को एलिमेंट को निकाल करके उसको, अब देखिए आप एक चीज़ समझिए, जो राख है वो अब घर बना रही है हमारे, हम उस घर में रहते हैं,
एंड वो सबसे इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल्स एंड चीपेस्ट मटेरियल. सिमिलरली अगर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं, पावर इंजीनियर्स हैं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना दें कि 0% उसमें धुआं निकले और वो किसी तरह से कन्वर्ट करके हम कहीं स्टोर कर दें. अभी न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर से जो भी वेस्ट निकलता है उसको भी तो हम रीयूज कर रहे हैं. इंडिया ने आप रिसाइकिल करें, तो रिसाइकिल करें. वैसा रिसाइकलिंग हम उसको करके वेस्ट टू वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है वो करने का कोई रास्ता निकल रहा है, कोई सोच रहा है इसके बारे में? देखिए सर, इसमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है. जी जो भी फ्यूल जलता है, जी चाहे वो ऑयल हो, कोयला हो, गैस हो, एनी काइंड ऑफ फ्यूल, जी, उसमें कार्बन कंटेंट होगा ही होगा. राइट. हाँ, फ्यूल का मतलब कार्बन कंटेंट. राइट. हाँ, सिर्फ कार्बन बर्न करेगा, अगर जिसमें कार्बन नहीं है वो जलेगा ही नहीं. ओके. हाँ, जी, एनी सॉलिड वेस्ट, एनी फ्यूल विच हैव अ बर्नेबल क्वालिटी दैट मस्ट कंटेन द कार्बन. ओके. तो कार्बन तो होगा ही होगा. राइट. कार्बन को तो आप एलिमिनेट कर ही नहीं सकते. राइट. अगर कोयले में भी 45% अगर कार्बन होता है तो वो जलेगा तो CO2 रिलीज करेगा. राइट. हाँ, लेकिन अभी जैसे फ्लू गैस जो थर्मल पावर प्लांट से बाहर निकलता है, एक सल्फर डाइऑक्साइड होती है, Right, हाँ. सॉक्स बोलते हैं बेसिकली उसको, एक नॉक्स होता है. जी. नॉक्स का कंट्रोल करने की डिवाइस आ गई है, राइट. सॉक्स को कंट्रोल करने की डिवाइस आ गई है, जी, PM को कंट्रोल करने की डिवाइस पहले से जी, ही जी, है. जी सर. हाँ, सॉक्स को अभी रिसेंटली जो नया एनवायरमेंटल एमिशन लॉ में आया है उसमें ये था कि आपको FGD एक लगाना है, हाँ, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन. जी, हम वो फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन लगाने से जो सॉक्स है जी, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जिप्सम में. ओके. जो लाइमस्टोन होता है वो लाइमस्टोन फ्लू गैस की सॉक्स के साथ रिएक्ट करके जी. जिप्सम कन्वर्ट कर देता है. वो Right. जिप्सम मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ. तो एक Excellent. मैंने एनवायरनमेंट से मैंने उसको रिड पा लिया है हाँ. सॉक्स का, और दूसरा मैंने उसका मॉनेटरी बेनिफिट ले लिया. राइट. नॉर्मली लाइमस्टोन 1 टन लाइमस्टोन यूज करने से 1.5 टन जिप्सम बनता है. राइट. हाँ, 1 टन लाइमस्टोन 1600 रुपए का आता है. जी. जिप्सम मैं बेचता हूँ 2000 रुपए का 1 Excellent. टन. जी, जी, तो 1600 रुपए का लाइम खरीद के 1.5 टन जिप्सम मैंने 3000 का मैंने जिप्सम बेचा, तो मुझे मॉनेटरी बेनिफिट भी है. करेक्ट. और मैंने एनवायरमेंटल इश्यूज को रिड भी कर लिया. जी, जी, कार्बन के लिए, जी, बिकॉज कार्बन का जो वॉल्यूम है इज अ वेरी ह्यूज एज कम्पेयर टू अदर Yes. कंटेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक Correct, हाँ. ऑक्साइड्स. सो उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए कि अगर 1 kg अगर मैं कोयला जलाता हूँ तो मैं 1.5 kg CO2 रिलीज करता हूँ, उसका 1.5 गुना CO2 रिलीज करता हूँ. ठीक है. तो इसको कैप्चर करने का कोई रास्ता नहीं? इसको कैप्चर करने के 2-3 रास्ते हैं सर. जी, कार्बन एक तो सेक्वेस्टर हो सकता है, जी, मतलब इसको एब्जॉर्ब कर लीजिए परमानेंटली. राइट. हाँ, ठीक है. उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है पेड़. अच्छा, तो आप बोल रहे हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन? नहीं, ये नेचर सबसे आसान तरीका है ये. जी, उदाहरण के तौर पे एक जो पेड़ होता है, जी, अगर 10 साल पुराना एक पेड़ है तो वो एवरेजन 1.25 टन से 1.5 टन, आप 1.5 टन मान लीजिए हर साइड में. जी, अगर एक पेड़ है तो एक साल में 1.5 टन CO2 को परमानेंटली ऑब्जर्व कर लेगा वो. राइट. ओके. तो या तो आप इतना प्लांटेशन कर ले जो 40-50% तो वो एब्जॉर्ब कर ले. जी, बचे हुए को आपको क्या करना है कि अभी कार्बन का उसको एक होता है कि कार्बन ट्रैपिंग एक आता है. जी, बीच में बात हुई थी कि भाई कार्बन CO2 को इकट्ठा करके कंटेनर में फिल करके आप उसको जो एबेंडेंट कोल माइन है अंडरग्राउंड, आप उसमें उसको डाल के उसको सील Right. कर दीजिए. जी. लेकिन वो तो कहीं तो लीक करेगा. अच्छा, ओके. वही तो कहीं तो लीक करेगा ही वो. तो अभी इसके इस तरह के कुछ परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आए हैं. जी, जो टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं है, फुल प्रूफ इकोनॉमिकल फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी अभी डेवलप नहीं है. हाँ, इसको करने के 2-3 तरीके हैं. एक तो मैंने बताया कि ट्री प्लांटेशन से इसको परमानेंटली ऑब्जर्व कर राइट. सकते हैं. हाँ, दूसरा, हम एक अल्टरनेट फ्यूल पे जा सकते हैं. जी, अल्टरनेट फ्यूल पे मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूँ. जो पराली जलती है पंजाब हरियाणा जी, में, उसके आजकल एक पैलेट बनते हैं. राइट. हाँ, उस पैलेट को हम लोग कोयले के साथ मिक्स करके बिजली बनाने में यूज कर रहे हैं. हम्म, तो उसको जब मैं यूज कर रहा हूँ, वो पैलेट जो कल तक खेत में जला करता था डायरेक्टली, हाँ, और जलने में जितना कार्बन CO2 मार्क उसमें एनवायरमेंट में वो रिलीज करता था, जी, अब मैंने उसको बॉयलर में जलाना स्टार्ट कर दिया. जी, अब वो बॉयलर में जल रहा है तो उतना मेरा इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कोयला मेरा सेव कर रहा है. मतलब पराली का पैलेट्स बना बना के उसको फ्यूल स्विचिंग कर लिए पार्शियल एक्सटेंट. मैंने उसको अल्टरनेट फ्यूल की तरह Alternative fuel. बिजली बनाने में यूज करना स्टार्ट कर दिया. अच्छा, तो क्या ये 100% पॉसिबल है कि किसानों से जो भी वेस्ट है वो लेकर के हम थर्मल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें? 100% सर. अ, नहीं, लेकिन फिर बात तो सेम ही है सर. नहीं सर, नहीं. नहीं नहीं.
देखिए दो चीजें हैं जी। पराली को आपको खेत में जलाना ही जलाना है। अच्छा अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे हाँ। तो उसको तो खेत में जलना ही जलना है। जी। जो आज तक होता आ रहा था, आज से 2-4-5 साल पहले तक। हमने एनटीपीसी दादरी का जो प्लांट है एनटीपीसी का, उसमें सबसे पहले पराली की ट्रायल ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जी। और क्या हम इसको यूज कर सकते हैं क्या। पैलेट का मतलब होता है कि एक 20 mm मतलब लेस देन इंच का डाया का एक गोल मेंबर उसको कन्वर्ट करते हैं पैलेट फॉर्म में, राइट। जिसका 1 इंच के आसपास लंबाई होती है जी। उसको लाके कोयले के साथ मिक्स करके हम बॉयलर में उसको ग्राइंड करके बॉयलर में जलाते हैं। जी जी। जो पराली कल तक खेतों में जल के CO2 डायरेक्टली एनवायरनमेंट में रिलीज करती थी, उस Right, पराली right. को पैलेट फॉर्म में लेके मैंने यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। करेक्ट सर। हाँ। उसके इक्विवेलेंट मैंने कोयला सेव कर लिया। नहीं तो मुझे बिजली बनाने के लिए कोयला जलाना पड़ता। जी जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 500 मेगावाट का अगर मेरा एक बॉयलर है तो वो 350 टन मेरा कोयला पर आवर मुझे उसमें फीड करना पड़ता है। अच्छा जी। 350 टन। हाँ। मैं उसका 10% 30-35 टन अगर मैं पराली का पैलेट अगर उसमें यूज करके जला देता हूँ हाँ। तो 30-35 टन मैंने कोयला सेव कर लिया। जी। ठीक है। और वो जो वहां जल रहा था, जो डायरेक्टली एनवायरमेंट में जा रहा था, उसको Right, मैंने right. यूजफुल में कन्वर्ट कर लिया। हाँ। तो दिस इज कॉल्ड द कार्बन न्यूट्रलाइजेशन। ओके। मैंने कार्बन को न्यूट्रल कर लिया। तो एक तो आपको पेड़ लगा के उसको परमानेंटली सेक्वेस्ट कराना है, जी। नंबर 1। नंबर 2 आपको अल्टरनेट फ्यूल में जाके, जैसे अभी एथेनॉल की हम बात कर रहे हैं, हाँ। एथेनॉल में कम वो है जी। तो वो कम CO2 रिलीज करेगा, तो ये अल्टरनेट फ्यूल में आ रहा है। बायोमास पैलेटाइजेशन है, वो भी मेरा अल्टरनेट फ्यूल में आ रहा है। तो हमें अल्टरनेट फ्यूल एक्सप्लोर करना चाहिए जिसमें कार्बन की कम कंटेंट हो। ठीक है। हिंदुस्तान में आज भी इतना बायोमास यूज है, अगर पूरा मैं अगर उसको यूज कर लेता हूं तो मेरी कोयले की जो खपत है ऑलमोस्ट 50% कम हो जाएगी। एक्सीलेंट सर। अच्छा, और इसमें किसानों को भी तो बेनिफिट होगा? इसमें किसानों को बेनिफिट है। जो किसान कल तक अपने खेत में जलाता था, अब किसान को 1 हेक्टेयर के लिए 1500 से 2000 रुपया पर टन मिल जाता है। जी। हाँ, 1 एकड़ में, सॉरी 1 एकड़ में। जी जी। वो उसके बाद 2 काम है। जो मैन्युफैक्चर पैलेट बनाने वाले हैं वो हमको कोयले के रेट पे एनटीपीसी को पैलेट देते हैं। राइट। मेरा 7,500 रुपये का अगर कोयला आता है 1 टन का, तो अप्रोक्सीमेटली 7,500 से 8,000 टन रुपये में ही मुझे 1 टन पैलेट मिलता है। उसमें से 20% 25% जो मैन्युफैक्चरर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। ठीक है, परफेक्ट। जी सर। हाँ। उसके बाद वो कहाँ से बनाएगा, उसको किसान इकट्ठा करेगा और उसको लाके दे देगा। राइट। किसान को लगभग 2,000 रुपया हाँ। 1 हेक्टेयर में जो निकलता है, करीब 1.5 टन के आसपास निकलता है, उसका 1.5 से 2,000 रुपया किसान को दे दिया जाता है। राइट। किसान को फायदा हो गया, जी। उसको मिल गया, उसने उसको पैलेट में फॉर्म में कन्वर्ट हाँ। किया, उसने मुझे बेच दिया, उसने अपना पैसा अर्न कर लिया। करेक्ट तो सर। इससे एक अल्टरनेट फ्यूल हो गया, सबको रेवेन्यू का जनरेशन हो गया, फार्मर को भी जो कल तक कोई कमाई नहीं थी उससे उसका भी काम हो गया। राइट। अब उसको पराली जलाने पे जो पेनल्टी होती है उससे भी निजात मिल गई, उसके बदले उससे बेस से उसको पैसा भी मिलना शुरू हो गया, लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो सर ये पॉसिबल है क्या, थर्मल पावर प्लांट जो नेट जीरो का गोल है वो एक तो पराली से लेकर के अपना फ्यूल पैलेट्स के द्वारा, और दूसरा रिफॉरेस्टेशन और ये फॉरेस्ट को मेंटेन करके, ये दोनों काम करके नेट जीरो पे अचीव कर सकता है क्या? नहीं, पूरा शायद नहीं हो, लेकिन बहुत हद तक कम कर सकता है। ओके। बहुत हद तक पूरा करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज देखिए नेट जीरो कार्बन किसे कहते हैं जी। सबसे पहले तो आप ये कहिए कि जितना कार्बन आप जिस इंडस्ट्री से या जिस एक्ट से हाँ। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपके Right. एक्ट से जितना कार्बन आपने रिलीज किया उतना कार्बन आपके किसी एक्ट से उसको आपने एब्जॉर्ब कर लिया। राइट। ये नेट जीरो कार्बन है, जी। नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन जितना आपने रिलीज किया उतना आपने एब्जॉर्ब कर लिया बाई डिफरेंट वे, तब जाके ये नेट जीरो होगा। करेक्ट। अब मैं पेड़ लगाने की भी लिमिट है जी। भाई, पेड़ लगाने के लिए भी जमीन चाहिए, जमीन कहाँ से आएगी, राइट। हाँ। उसकी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। पराली की अपनी रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि पराली 2-3 महीने ही मिलेगी, बाकी पीरियड में पराली को आप कहाँ रखोगे। करेक्ट। पराली को स्टोर करने के लिए बहुत जगह चाहिए आपको, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज हो गया। उसके बाद पराली की और एक क्वालिटी है, उसमें अगर पानी के जो कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट है, वो अगर एक सर्टेन परसेंटेज से अगर ऊपर हो गया तो वो किसी काम का नहीं रहा। तो बरसात के टाइम में पराली को आप बना भी नहीं सकते, बना के आपने भेजा वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। करेक्ट। लेकिन यू कैन से आप बहुत हद तक, हाँ। बहुत हद तक एटलीस्ट 2/3 ऑफ योर कार्बन अच्छा, आप उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, आप उसको
वो कर सकते हैं, सेक्वेस्ट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जी। सो सोलर में एक तो आपने एनवायरमेंटल चैलेंजेस बताए, जो पैनल्स के एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, और सोलर के लिए अभी एक रूल भी आया है जहाँ पे आपको स्टोर करके रखना है, एंड लेटर ऑन आपको फिर उसके बाद, क्योंकि जब सोलर ज़मीन पे आता है तो उसमें कैडमियम और बोरियम की लीकेजेस होती हैं पैनल से, और इट विल पॉल्यूट द सॉइल, एक्चुअली सॉइल हेल्थ। ठीक है, सो काफ़ी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है विथ रिस्पेक्ट टू सोलर, और सोलर पॉल्यूशन का भी इशू है, और दूसरा इशू ये भी है, इनफर्म पावर का भी इशू है। दोनों इशूज देखिए सर, बात करते हैं बैटरी बैंक की, बात करते हैं सोलर पावर को, बिकॉज बैटरी इज द ओनली सोर्स है आज की तारीख में जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सकते हैं। जी, बैटरी फॉर्म में कर सकते हैं। जो घरों में इन्वर्टर लगते हैं वो सब, वो कितना कंज्यूम करेगा उसका अपना एक लिमिटेशन है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा बैटरी बैंक यूएसए में है जो 900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। करेक्ट, इट्स नथिंग। जी। दिल्ली की जो पीक पावर कंजप्शन है 7000 मेगावाट है। ओके, हाँ। उसमें से अगर 900 मेगावाट अगर आपने बैटरी कंज्यूम कर लिया, हाँ। कितनी ह्यूज एरिया, वो भी कितना 30 एकड़ में वो फैला हुआ है पूरा। जी। अच्छा, बैटरी भी आपका हैजार्डस वेस्ट का पार्ट है। बैटरी ग्रीन नहीं है, हैजार्डस वेस्ट है। अगर आप इतने बड़े बैटरी बैंक लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पावर को आप स्टोर करेंगे, दैट इज अगेन ए लायबिलिटी टू द एनवायरनमेंट। सो आप बोल रहे हैं कि सोलर इनफर्म पावर है, आपने उसको फर्म बनाने के लिए बैटरी बैंक लगा दिया, पर बैटरी बैंक में भी इतने सारे इश्यूज हैं, तो आपने उसको कंबाइन करके भी चीज लगाई, तब भी रिजल्ट वो नहीं आएगा। पर सर एक पॉइंट इसमें है, एक पॉइंट ये है कि इसका सॉल्यूशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, उसमें किसी तरह से देने की कोशिश करी गई कि अगर हम पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर दें तो जीरो बैटरीज हमें लगेंगी, क्योंकि क्या होगा कि जब आपके यहाँ सन शाइन करेगा तब आप जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और ये साइकिल, वर्चुअस साइकिल धीरे धीरे चलती रहेगी। इसके बारे में आपका क्या व्यू है फिर? सर, ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, वन वर्ल्ड वन सन वन नेशन, ये कहने में अच्छा लगता है, फिजिबल नहीं है सर। ओके, बिकॉज अगर मुझे पूरे वर्ल्ड को एक ग्रिड से कनेक्ट करना है, राइट, ये तभी हो पाएगा मुझे अगर यूके को बिजली देनी है। जी। जब यूके में बिजली की जरूरत है तब मेरे यहाँ पे दिन है, तब वहाँ पे आप डायरेक्टली कनाडा ले लीजिए, राइट, एब्सोल्युटली 12 आवर डिफरेंस। जी। व्हेन मेरे यहाँ पे दिन होता है, उनके यहाँ पे रात होती है, तो मैं कनाडा अगर जाता हूँ, हाँ। मुझे 20,000 किलोमीटर की पाइपलाइन में उसकी ट्रांसमिशन लाइन कैसे डालूंगा? राइट, बीच में सी भी है, बीच में एरोप्लेन सिस्टम भी है, दूसरे कंट्री बाउंड्री भी है। जी, जी। लोग एरोप्लेन जो 10 किलोमीटर ऊपर चलता है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, ट्रांसमिशन लाइन तो लैंड के थ्रू रूट करनी पड़ेगी। राइट, हाँ। सो एक नेशन के अंदर ये संभव नहीं, एक स्टेट दूसरे स्टेट से लेने के लिए तैयार नहीं है। जी। अपने यहाँ पे इंडिया में तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को, अब मैं अगर बिजली बनाऊं, मैं चाइना को बोलूं, पाकिस्तान को बोलूं, बांग्लादेश को बोलूं, दे विल नॉट बाय मी। मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, प्रैक्टिकल चैलेंजेस बहुत हैं, पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस, पॉलिटिकल इश्यूज भी हैं। हर स्टेट का अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। हाँ। ठीक है, भूटान अपने यहाँ से हाइड्रो बिजली बना के हमें बेच रहा है और देशों को बेच रहा है और मजे से ऐश कर रहा है, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जी। ठीक है, नेपाल भी बहुत कुछ उसकी इकोनॉमी पावर एक्सपोर्ट के ऊपर निर्भर कर रही है। जी। लेकिन हम अपनी पावर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम जितना मर्जी सोलर लगा लें, हमारे लिए यूजलेस है। दिन में अगर मेरे पास 2 लाख मेगावाट सोलर है, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद तो मुझे वो 1 यूनिट भी अवेलेबल नहीं है, तो मेरे किसी काम की नहीं। सर, पर एक चीज बताइए ना, सोलर नहीं तो फिर क्या है, फिर क्या सॉल्यूशन? सर, हाइड्रो पावर प्लांट को बहुत एग्रेसिवली जाना चाहिए। हाइड्रो पावर प्लांट के लिए यस, उसका गेस्टेशन टाइम ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन एक बार बनने के बाद सोलर हाइड्रो पावर इज ऑलमोस्ट फ्री पावर, इट्स ए ग्रीन पावर। जी। तो हमको, और रिलायबल पावर एज वेल। ठीक है, जबकि मुझे सोलर में भी मुझे थर्मल में भी जाना चाहिए, मुझे हाइड्रो में भी जाना चाहिए, इवन हाइड्रो में डबल फेज से जाना चाहिए, और सोलर और विंड वगैरह मुझे उतने ही फेज में जाना चाहिए जितना मेरा गैप आ रहा है दोनों का। राइट। तो सबसे जो बेस्ट सॉल्यूशन है, मुझे सिस्टेमेटिक ग्रोथ चाहिए कैपेसिटी एडिशन का। ऐसा नहीं कि मैं एक सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दूँ, लाइक सोलर। बैलेंस चाहिए, एक तरह बैलेंस चाहिए। हाँ। और बैलेंस के ऊपर जो आपको मेन एरिया फोकस करना है, वो रिलायबिलिटी होनी चाहिए। जी। जब मुझे पावर की ज़रूरत है, अब मुझे ज़रूरत है, तो सोलर किसी काम का नहीं है, विंड किसी काम का नहीं है। अब मुझे या तो हाइड्रो दे सकता है जी, या थर्मल पावर प्लांट दे सकते हैं।
थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। आपने ये जो बताया है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिकल इशूज़ एंड टेंशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़ एंड इवन जब आप देखते हो इवन वन कंट्री में इंडिया में जब पावर ट्रांसफ़र की बात होती है तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। अब जब कंट्रीज़ में पावर ट्रांसफ़र होगा तो मे बी एक यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग लगेगी या कोई ना कोई एक इंटरनेशनल एजेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड सर। थैंक यू सो मच सर।